अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम शराकतदारों को प्लेटफॉर्म पर लाता है। जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें तो इस सरजमीन पर क्या कुछ नहीं है। लईकुर रहमान मजीद आगाह करेंगे। बताइए लईक, आर्मी चीफ की जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब करते हुए कहा है कि बिलाशुबा आप अपने मुल्क पर जब नजर डालें तो बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक, साहली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन पर क्या कुछ मौजूद नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का ज़ीना है। उन्होंने सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो फरमान है उनका हवाला देते हुए कहा कि और तुमने अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे का तज़किरा किया और कहा कि अगर हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारे हद और उसकी वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला देकर वाज़ेह किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपने आप की मदद करते हैं। आर्मी चीफ ने बैरक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो और सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन सालेह अल मुदब्बर और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया भी अदा किया जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। अल्लामा इकबाल के शेर का हवाला दिया कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब से शिकवा तकदीर यज़दा तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। ये हमारे मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। उनकी तरफ से पहली मिनरल समिट जो पाकिस्तान में मुनक़िद की गई है उसके हवाला देते हुए कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार आसान कारोबार के नए असूल वज़े कर दिए गए हैं और तवक्को है कि वो भी आगे बढ़ेंगे और सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर जरूरी इल्तवा से बचा जा सके। हमारे मुल्क में मौजूदा कानून के वसी तरीन मौके मौजूद हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। उन्होंने ये जोर दिया कि उम्मीद के दामन को थामे रखना और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन ईमान रखने पर जोर दिया और कहा कि हमें मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान की तरक्की को यकीनी बनाना है। जी मालूम है। ठीक है, लईकुर रहमान हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम शराकतदारों को प्लेटफॉर्म पर लाता है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि जरा अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। उनकी जानिब से कहा गया कि मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। आर्मी चीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि हमारी मुआशरी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं नकात पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक्कास हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ARY को। सर, मुल्की तरक्की यकीनन तभी मुमकिन है जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों। आज डस्ट टू डेवलपमेंट में जिस तरह आर्मी चीफ ने बात की और इसका इजहार भी किया, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी, ओवरऑल जो है ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच कहलाती है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ जो नेशनल पार्ट और रिसोर्सेज हैं इकट्ठे मिलके काम करते हैं। अच्छा, ये हर जगह एप्लीकेबल, लेकिन चूंकि इकोनॉमी का पक्ष रहा है, डिस्पाइट के हमारी कौम में टैलेंट भी और बाहर भी किया है और सिर्फ की फिजा कायम की गई और लोग नेगेटिव। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप साथ ही रहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम शराकतदारों को प्लेटफॉर्म पर लाता, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जरा अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और वसअतें हमारी मुंतज़र हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला देकर वाज़े किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की भी तारीफ की गई। वकार हसन साहब ने एक बार फिर से मैं ज्वाइन किया। वकार साहब, कंटिन्यू कीजिएगा।
جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ مینلی یہ ہول آف دا نیشن اپروچ ہے، اور اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں ویسے بھی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ایلیمنٹس آف نیشنل پارک جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں. ریسورسز کا کوئی فقدان نہیں ہے. اگر آپ ابھی چیف کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں اس میں دیکھیں، انہوں نے قرآنی آیات کا بھی کی کوٹیشن کی ہے، اس میں ایک شعر بھی پڑھا ہے کہ جو ہے اس میں بیسیکلی قوم کی جو سیلف ریلائنس ہے یا خودداری ہے اس کو آواز دی ہے. اور دوسرا ایک ایشورنس بھی ہے، کیونکہ ابھی ایک ٹرانزیشن میں ہے گورنمنٹ جو ہے، اس کے بعد میں بھی جب انشاءاللہ پالیسیز کنٹینیو رہیں گی. ابھی جو عنوان ہے اس آئی تھنک سیمینار کا وہ بھی آپ دیکھیں تو اٹ از ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کی مٹی ہے اس میں بھی سونا ہے، اور باقی ریسورسز میں ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ شاید $6 ٹریلین سے زیادہ صرف معدنیات ہیں، پھر ایگریکلچر کا پوٹینشیل اور باقی چیزیں ہیں. کیونکہ آج کا جو آئی تھنک یہ سیمینار ہے یہ فوکسڈ ہے آن منرل ڈیولپمنٹ، اس لحاظ سے بات چیت ہوئی ہے. تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے. اس کے اندر جو آرمی کی جو کیپیسٹی ہے اویلیبل اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا، جس کے اندر ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں ملٹری اور ایف سی مختلف دور دراز علاقوں میں ڈپلائڈ ہے، سیکورٹی پہ آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چائنیز انجینئرز ہیں، چاہے وہ مائننگ کا ہے، ریکوڈک کا علاقہ ہے، یا بلوچستان ہے، یا کے پی، یا کہیں بھی ہو. تو آلریڈی آرمی تو آن گراؤنڈ موجود ہے، یا فرنٹیئر کور ہے، یا ہمارے باقی ادارے ہیں. تو اسی چیز کو اگر انٹیگریٹ کر کے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک اس لحاظ سے ایک بہت خوش آئند میسج بھی ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور اسپیشلی چائنیز جو وائس پریمیئر ہیں ان کی موجودگی پاکستان میں اس لحاظ سے آئی تھنک دس از آئی وڈ سے اٹس اے گیم چینجر انشاءاللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا گرین پاکستان انیشیٹو، اور پھر آج ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کا انعقاد، پھر کل سی پیک کی جو تقریب ہوئی، اور پاک آرمی کا اس میں جو کردار ہے اور سپہ سالار کی جو اس میں خصوصی دلچسپی ہے، تو یقیناً یہ قوم جو ہے وہ پر امید بھی ہے اور پر اعتماد بھی ہے کہ سپہ سالار کی سربراہی میں پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ایگزیکٹلی ریسورسز کا اگر آپ دیکھیں، چاہے انرجی کے ہیں، تھارکول دیکھ لیں، پھر اس طرح منرلز کے ہیں، ریکوڈک میں کاپر گولڈ ہے، اس سے پہلے سینڈک کا پروجیکٹ ہے، کاسا ماربل ہے، اس کے علاوہ کولز ہے. ہر لحاظ سے شیل گیس کا دیکھیں تو بلوچستان جو شیل گیس پہ فلوٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک سٹیج آئے گی جہاں شیل گیس بھی ڈیولپ کی جائے گی. لیکن ابھی فی الحال جو ہے فوکس از آن مائننگ، اس کے بعد ایگریکلچر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ملٹری ہارڈ ویئر جس میں آلریڈی پاکستان کا ایک نام ہے، ایون آپ کے ایئر کرافٹ جو ہے باقی ملک لے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک دس از ویری میجر ڈیولپمنٹ. اور اس میں قوم کے لیے ایک نوید بھی ہے خوشی کی، اور ایک ہوپ ہے. اور جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، آئی تھنک دیٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے، اور بیسیکلی کمپریہنسو سیکورٹی بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں ساری چیزیں آئے تھے، اس میں ہیومن سیکورٹی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اور پاورٹی ایلیویشن ہے، اور پھر آپ کے ریسورسز کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. تو آئی تھنک دس ہول آف دا نیشن اپروچ از دیئر، اور پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ڈسپائٹ کہ آپ کے دشمن ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سیبوٹاج کیا جائے. لیکن اگر تمام اسٹیک ہولڈرز، پاکستان کے تمام ادارے اور تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک یونائٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے پاکستان اپنا وہ مقام حاصل کر لے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. غضنفر علی صاحب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تاریخی خطاب کیا ہے پاکستان منرل سمٹ سے، اور حکومت پاکستان کی بھی تعریف کی گئی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے SIFC کے قیام کو یقینی بنایا، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا کامنٹ کریں گے؟ اسٹیٹمنٹ کو جب آپ حقائق سے لنک اپ کرتے ہیں تو ایک بڑی سالڈ اسٹیٹمنٹ ہے. حقائق کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جو آپ کے گراؤنڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر اس پہ دیکھیں گے جو ریجنل انوائرمنٹ ہو رہے ہیں، تو اس ریجنل انوائرمنٹ میں ابھی آپ دیکھیے گا کہ ایک تو سی پیک 10 سال مکمل ہوئے، اور چینی پرائم منسٹر پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہاں کچھ پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں، سیکنڈ فیز اس کا چلے گا. دوسری آپ دیکھیے چائنا جو کچھ افغانستان میں کر رہا ہے، اور وہاں منرل ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، لیتھیم پہ بات ہو رہی ہے، اور لیتھیم آپ کو پتا ہے ایک بہت رچ جو ہے وہ منرل ہے. تو اگر وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی منرل ڈیولپمنٹ پہ اگر ہم کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر انیشیٹو لے رہے ہیں جہاں پہ وہ بیرن زمین ہے جس کے اندر سعودی عرب UAE انویسٹ کر رہا ہے، اور آپ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اور جو مشینری ہے وہ باہر سے لے کے آئیں گے، اور لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کریں گے کہ وہ اپنی زمینوں کو لیزر لیول کریں، اور اس کے بعد ان کے اوپر پروڈکشن کریں. تو اس کے اندر جو انوالومنٹ جب حکومت کی اور خاص طور پہ فوج کی ہوگی، وہ دیکھیے ابھی
जितना ये प्रोजेक्ट था सी पैक का, इसको जहाँ पे FWO ने टेकअप किया और उन्होंने ये कनेक्टिविटी की, तो 900 किलोमीटर की रोड उन्होंने बना के आपको दे दी। और आपको पता है कितने बड़े बड़े कोस्टल हाईवे के अलावा आपके अंदर इनर जो स्ट्रक्चर बन रहे थे वो बन गए। तो अगर इसके अंदर आप मिनरल डेवलपमेंट में एक इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टेड अप्रोच लें, और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर सिर्फ हुकूमत भी नहीं बल्कि वो तमाम अदारे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल भी है और वो शामिल हो अंडर वन विंडो। लेकिन इसके अंदर दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है। एक ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट उठा लिया, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट फौज ने नहीं कराना, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट प्रोफेशनल्स ने करना है जो मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करेंगे। और वहां पे क्योंकि आपका सी पैक जितना डिरेल हुआ है और जितने डिले हुआ है वो बुनियादी तौर पे हमारी पॉलिटिकल जो स्क्रैबलिंग होती है और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन और एक को दूसरे पे ब्लेम करने वाली जो टैक्टिक्स होती है कि जी फलाने नहीं चलाया, उससे वो चीजें जो इफेक्ट होती है। तो अगर आप इसके अंदर प्रोफेशनल्स को लेके आए, वन विंडो अप्रोच रखें, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच रखें, तो आपके हाथ तो आप बलूचिस्तान को उठा के देख लीजिए। अभी तो आप सिर्फ आपने रेकॉर्डिक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारी सोचों से भी ऊपर है। लेकिन हमने क्या किया अभी तक? हमने तो रेकॉर्डिक को तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ और जो उसमें रह गया था उसको आपके पुराने चीफ जस्टिस ने सैबोटाज कर दिया। तो बात यह है कि जब आपने कमिटमेंट्स करनी है, और अगर वो कमिटमेंट आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स से करनी है, ये फॉरेन डोनर से करनी है, तो उसके अंदर फिर टू विंडो अप्रोच या उसके अंदर वो मिसडायरेक्टेड अप्रोच नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ये कमिटमेंट इस वक्त है, और ICFC को जो आप कह रहे हैं उसको आपने बनाना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन करनी है। तो आप देख लीजिए दुनिया में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जितनी होती है वो वन विंडो अप्रोच पे होती है। जो दुबई ने डेवलप किया है, UAE ने डेवलप किया, उनके इन्वेस्टर सिर्फ आके प्रेजेंटेशन देते थे, फिर उनको तमाम कागजात और तमाम चीजें उनके घर के उनके ऑफिस के ऊपर डिलीवर हो जाया करती थी। ये वहाँ तरक्की का राज है। सही। हमें भी इस तरह अप्रोच को करके ब्यूरोक्रेटिक जो हमारे यहाँ बॉटल नेक्स होती है उनको कम करना पड़ेगा। और अगर करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और किसी के मुखालिफ नहीं, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डस्ट टू डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पड़ोसी मुल्क संजीदगी दिखाए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम खित्ते में मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये भी कहा इस बार हम अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाएंगे। रेकोडेक और थरकोल मंसूबे को तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की, और पहले हमने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ ज्यादती की है। हमने अपनी टर्म पूरी करके अपने घर जाना है और एक इंटरिम गवर्नमेंट आनी है। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो एक नई हुकूमत आएगी। बदकिस्मती से माशरा तकसीम दर तकसीम हो चुका है। आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। जब तक कि यकजहती और एक इत्तेफाक इत्तेहाद हम उसका फैसला न कर लें, मैं समझता हूं कि हम अपनी काविशों में कामयाब नहीं हो सकते। There is a need for a serious surgical operation if we really want to have this wealth generated. Nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का ट्वीट, लिखते हैं वज़ीर आज़म साहब आप सिपह सलार के पाकिस्तान के लिए विजन की तारीफ कर रहे हैं। सब पाकिस्तानी हाजिर सिपह सलार की मुल्क के लिए बेहतरी का विजन रखने पर तारीफ और सराहते हैं। आपने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया कि एक्सपायर्ड 14 जमातें अवाम की बेहतरी में नाकाम हो चुकी हैं। PTI समेत 14 जमातों के पास 25-30 साल हुकूमत के बावजूद मुल्क के लिए ये विजन क्यों न था? इसके बरक्स सिपह सलार के पास 6 माह के अंदर ही अवाम की बेहतरी का विजन है। इसकी वजह क्या है?
हाजिर सिपा सलार पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जबकि 14 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचते। चेयरमैन पीटीआई ने 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड करा दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं फारूक एजाज से। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई ने आज 342 का बयान अदालत के रूबरू रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें 35 सवालों के जवाब पूछे गए थे और 1 बाय 1 तमाम सवालों के जवाब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दिए गए, जिसमें तोशा खाना के हवाले से सवालात के जवाब पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ चेयरमैन पीटीआई से ये भी सवालों में पूछा गया था कि क्या आप खुद इस तोशा खाना केस में बतौर गवाह इस अदालत में पेश होना चाहेंगे, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी शवाहिद पेश नहीं किए जा सके इस केस के हवाले से, लिहाजा वो इस केस में खुद बतौर गवाह पेश नहीं होना चाहते। ताहम वो इस केस के हवाले से दीगर गवाहान और जो शवाहिद हैं वो अदालत के सामने पेश करेंगे। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से ये पूछा कि जितने भी 35 सवालात के जवाब उन्होंने दिए हैं क्या वो सच पर मबनी दिए गए हैं, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो उन्होंने सच जवाब दिए हैं और वो इन बयानात इस सवालनामे के जो जवाब दिए गए हैं इन पर दस्तखत भी करेंगे। जिसके बाद सवालों के जवाब पर चेयरमैन पीटीआई के दस्तखत लिए गए और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई रवाना हो गए। अदालत ने जो केस की समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी की है और चेयरमैन पीटीआई के वकला को हिदायत की है कि वो कल प्राइवेट गवाहान जो हैं उनको अदालत के रूबरू पेश करें और उनका बयान कलमबंद करवाएं। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि परसों तक का वक्त दे दिया जाए, ताहम अदालत ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है और कल प्राइवेट गवाहान को तोशाखाना केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया गया है और कल 9:30 बजे केस की समाअत दोबारा होगी। जी ठीक है, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपडेट कर रहे थे आप फारूक एजाज, शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया को अबूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मरकजी मुलजिम सोमिया आसिम की अबूरी जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद में जज की बीवी के मुबैना तशद्दुद का शिकार कम उम्र मुलाजमा रिजवाना की हालत तशवीशनाक है। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक सर्जन ने दोबारा चेकअप किया है, जख्मों की पट्टी कर दी गई है। खबर आपको दें, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो हर सूरत में हड़ताल करेंगे। अंजुम वहाब हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। कहिए अंजुम। हाँ जी बिल्कुल, मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से एलपीजी महंगी फरोख्त की जा रही है। 201 रुपए का रेट है, 240 से 300 रुपए तक ये एलपीजी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फरोख्त की जा रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान कोकर का कहना था कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए, ब्लैक मार्केटिंग ना रोकी तो 5, 6 और 6 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी और एलपीजी की फरोख्त बंद रखी जाएगी। शुक्रिया अंजुम। जिस तरह से आपने हमारे दिल जलाए हैं, इसी तरह मैं इस पासपोर्ट को जला रही हूँ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर बतौर एहतजाज इराकी ब्लॉगर अशकिनाज ने अपना स्वीडिश पासपोर्ट जला दिया। अशकिनाज का कहना था कुरान आप और आपके मुल्क से ज्यादा मुकद्दस है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।